संगमपुर गांव एक बहुत ही खुशहाल गांव था। इसी गांव में कृष्ण अपनी बीवी अनुराधा, बेटी माया और बेटे रुद्र के साथ रहा करता था। कृष्ण का खेती बाड़ी का काम था, जिससे वह अपने घर का खर्च बहुत ही अच्छे से चलाया करता था। ऐसे ही एक दिन अनुराधा चूल्हे पर रोटी बना रही होती है। माया और रुद्र चूल्हे के पास ही जमीन पर थाली लेकर बैठे होते हैं। अनुराधा बारी बारी दोनों को खाना परोसती है। तभी माया बोलती है, माँ, खाना तो सच में बहुत लजीज बना है। सच में आपके हाथों का खाना खाकर तो ना मजा ही आ जाता है। हाँ, इसमें माँ के हाथ का प्यार जो मिला होता है। माँ, आपको पता है कल शाम को गांव में क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता। रुद्र तो फिर से वही बात लेकर बैठ गया। अरे रुक ना, माँ को तो बताने दे। रुद्र बोल, क्या हुआ है? माँ, आपको पता है ना जंगल के बीच जो रहस्यमय गुफा है, जिसके बारे में सब लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कल कुछ दूर दराज के लोग उस गुफा का निरीक्षण करने आए थे। उसमें से कुछ लोग अंदर चले तो गए, लेकिन लौटकर बाहर नहीं आए। जब उनके साथ आए बाकी के लोगों ने अंदर जाकर देखा तो अंदर उन लोगों का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। इसके बाद सभी लोग घबराकर वापस चले गए। भगवान जाने लोग उस गुफा का निरीक्षण करने के लिए क्यों जाते हैं, जबकि हर कोई जानता है कि वो रहस्यमय गुफा एक भूतिया गुफा है, जहाँ पर कई तरीके की शक्तियों का वास है। लेकिन ये शहरी लोग हम गाँव वालों की बातों पर यकीन ही नहीं करते हैं और अपनी मौत को दावत दे देते हैं। तुम दोनों मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम दोनों में से कोई भी उस गुफा में गया ना, तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों भाई बहन चुपचाप खाना खाने लगते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और आए दिन गुफा के बारे में कोई ना कोई बात गांव वालों को सुनने को मिलती ही रहती है, जिसके चलते रहस्य में गुफा का खौफ अब गांव वालों के दिल में और भी ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन इन सभी के बीच यह सारी बातें सुनकर रुद्र के दिल में गुफा के अंदर जाने की इच्छा पैदा हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब रुद्र के माता पिता घर पर नहीं होते, तो रुद्र अपनी बहन से बोलता है, सुन, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों भाई बहन उस रहस्यमय खौफनाक गुफा में चले और जाकर देखते हैं वहाँ पर कौन सा शैतान है। तू पागल हो गया है क्या? भूल गया माँ ने क्या कहा था? माँ को पता चल गया ना तो मार मार के गाल लाल कर देंगी। तो जानता है ना वो गुफा कितनी खतरनाक है, और तू वहाँ जाने की बात कर रहा है। माया, एक बात तो सच है, आज तक हमने सिर्फ सुना ही है कि उस गुफा में ऐसा हो गया, गुफा में वैसा हो गया, लेकिन हम में से किसी ने देखा तो नहीं है ना। देख, मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि कम से कम एक बार तो उस गुफा में जाकर देखूं कि आखिर चल क्या रहा है। अपने ख्याल को ना अपने तक ही रख ले, वरना माँ बाबा को बताकर तेरी अच्छे से धुलाई करवा दूंगी। समझ आ गया ना? आया बड़ा गुफा में जाने वाला 30 मार खा। माया की बात सुनकर रुद्र को पक्का यकीन हो गया था कि उसकी बहन तो उसकी मदद नहीं करेगी, यहाँ तक कि पूरे गांव में भी कोई उसका साथ नहीं देगा। इसीलिए रुद्र रहस्य में गुफा का रहस्य जानने का फैसला अकेले ही कर लेता है और अकेले ही वहां जाने की ठान लेता है। ऐसे एक दिन जब कृष्ण और अनुराधा अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए होते हैं, तभी मौका पाकर रुद्र गुफा की ओर निकल जाता है और जंगल के रास्ते से होता हुआ गुफा तक पहुँच जाता है। तभी गुफा के बाहर खड़ा होकर वह खुद से बोलता है, आज तो मैं इस गुफा का राज पता लगा कर ही रहूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इसमें कौन सा शैतान है, कौन है जो जंगल के लोगों को कच्चा चबा जाता है और उसके बाद उन लोगों का कुछ पता भी नहीं चलता। जब तक मुझे इस गुफा के रहस्य का पता नहीं चल जाता, मैं इस गुफा से बाहर नहीं आऊंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। पक्के इरादे के साथ रुद्र गुफा के अंदर दाखिल हो जाता है। गुफा के अंदर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जबकि बाहर का मौसम तो बेहद गर्म था। कुछ अंदर चलते ही गुफा में चमकीले पत्थरों की रोशनी से रास्ते चमकने लगते हैं। अब तक तो सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन अचानक ही गुफा का रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। रुद्र थोड़ा घबरा जाता है, पर फिर भी वह अपने कदमों को बिना रोके आगे चलता जाता है। तभी एक तेज हवा का झोंका रुद्र को जोरदार धक्का देता है और चारों तरफ एक डरावनी हंसी गूंजने लगती है। कौन है? कौन है यहाँ पर? मुझे धक्का किसने दिया?
जो कोई भी है मेरे सामने आओ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। हिम्मत है तो मेरे सामने आकर मुझसे बात करो, मुकाबला करो। तुम्हारी ये डरावनी हंसी मुझे डरा नहीं सकती, आओ मेरे सामने। रुद्र के बार बार बोलने पर वह हंसी एकदम से रुक जाती है और चमकीले पत्थरों की रोशनी भी गायब हो जाती है। तभी हवा में उड़ती हुई एक काली परछाई रुद्र के सिर पर गोल गोल घूमने लगती है और अचानक चमकीले पत्थरों की रोशनी फिर से जगमगा उठती है। तभी वह परछाई डरावने स्वर में बोलती है, बड़े दिनों बाद कोई हिम्मत वाला आया है। कौन है तू? मेरा नाम रुद्र है और मैं यहाँ इस गुफा का रहस्य पता करने के लिए आया हूँ। तुम कौन हो और इस गुफा में आने वाले सारे लोग कहाँ चले जाते हैं? बताओ, तुमने गुफा पर कब्जा करके क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये गुफा मेरी है। सालों पहले इस गुफा में मैंने बहुत सारा धन छुपाया था, लेकिन किसी घटनावश मेरी मौत हो गई और मेरा सारा खजाना यही रह गया। और अफसोस की बात है कि अब मैं प्रेत योनि में होने के कारण उस खजाने को हाथ नहीं लगा सकती हूँ। यहाँ आने वाले हर इंसान को मैं उस खजाने को ढूंढकर निकालने को बोलती हूँ, लेकिन वो लोग डर कर भागना शुरू कर देते हैं। इसीलिए वो बाहर जाकर मेरे और खजाने के बारे में किसी को ना बता दे, मैं उन लोगों को मारकर हमेशा के लिए गायब कर देती हूँ। इसका मतलब तुम मुझसे भी यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए खुदाई करके उस खजाने को बाहर निकाल दूं? मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि भूत प्रेत को भला खजाने से क्या लेने देना। वो खजाना तो मेरे गांव के लोगों के लिए काम आएगा। अभी बाहर जाकर मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगा और इस गुफा को हमेशा के लिए तुमसे आजाद करवा दूंगा। ना जाने कितने मासूमों को आज तक तुमने अपने लालच के लिए बलि चढ़ाया होगा, पर अब तुम्हारी बारी है। इतना कहकर रुद्र जैसे ही बाहर जाने लगता है, तभी वह काली परछाई क्रोधित हो जाती है और अपनी आंखों से एक तेज रोशनी निकालकर पीठ पीछे रुद्र पर वार करती है और रुद्र वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब रुद्र को होश आता है तो वह खुद को गुफा के बाहर पाता है। उसके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ उसे अब कुछ भी याद नहीं था। उसी रात जब रुद्र आराम से अपने घर वालों के साथ सोया होता है, तभी रुद्र के कानों में एक आवाज आती है, आओ रुद्र, अपना काम पूरा करो। आओ रुद्र, आओ। उस आवाज को सुन रुद्र बिना कुछ सोचे समझे उठकर चलना शुरू कर देता है और गुफा तक पहुंचता है और भीतर जाकर खुदाई करना शुरू कर देता है और कुछ देर बाद वह घर आकर अपनी जगह पर वापस हो जाता है। अगली सुबह रुद्र अपने आप को मिट्टी में लथपथ पाता है और अपनी बहन पर चिल्लाते हुए बोलता है, माया, ये तूने क्या किया? लोग सोते हुए इंसान पर पानी डालकर उसे उठाते हैं, लेकिन तूने मुझ पर मिट्टी डाल दी। ऐसी हरकतें कौन करता है भला? पागल हो गया है क्या? मैं क्यों करूंगी तेरे साथ ऐसा? बल्कि तू ही आलसी है। कैसे मिट्टी में गंदा हुआ था तू और ऐसे ही सो गया। भगवान जाने तेरे आलस का क्या होगा। रुद्र सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसके कपड़े गंदे कैसे हुए। दिन गुजरते जाते हैं और हर सुबह रुद्र के साथ ऐसा ही होता, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। घर वालों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन सबको यही लग रहा था कि रुद्र ये सब जानबूझकर कर रहा है। अब दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, रुद्र को जिस वक्त गुफा से आवाज आती वह चुपचाप उठकर खुदाई करने चल देता। ऐसे ही एक रात जब रुद्र गुफा की आवाज सुन खुदाई के लिए जा रहा होता है, तभी अनुराधा की आंख खुल जाती है और वह अपने बेटे को जाते हुए देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। रुद्र के साथ साथ अनुराधा भी गुफा तक पहुंच जाती है। रुद्र गुफा के अंदर जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। तभी अनुराधा बोलती है, हे भगवान, मेरा बच्चा इस गुफा में चला गया। वो इस गुफा के कैद में है या फिर वश में है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अगर मेरा बेटा हर रोज इस गुफा के अंदर जाता है तो आखिर अंदर उसके साथ हो क्या रहा है? इस सारी बातों का जवाब तो मुझे सिर्फ रुद्र ही दे सकता है। मुझे उसके घर आने का इंतजार करना होगा। अनुराधा वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद मिट्टी में गंदा हुआ रुद्र अपनी जगह पर आकर सो जाता है। अगली सुबह जब वह उठता है तो उसे कुछ याद नहीं होता है। अनुराधा जैसे ही अपने बेटे से पूछताछ करती है, तभी रुद्र बोलता है, माँ, मैं कभी उस गुफा में गया ही नहीं, तो आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो?
भला मैं वहाँ क्यों जाऊँगा जब आपने साफ साफ मना कर रखा है? इसका मतलब ये उस गुफा का काला जादू मेरे बेटे पर चल गया है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे जल्दी कुछ करना होगा। किसी अच्छे बाबा को बुलाना होगा ताकि वो मेरे रुद्र का इलाज कर सके। अनुराधा कुछ नहीं कहती और चुपचाप चली जाती है, जिसके बाद वह अपने किसी जानकार की मदद से एक बहुत ही अच्छे और बड़े ओझा को अपने घर पर बुलाती है और रुद्र के साथ हुई सारी घटना बताती है। वह ओझा रुद्र को अपने पास बुलाते हैं और उसके सिर पर हाथ रख कुछ मंत्रों का जाप करते हुए बोलते हैं, तुम्हारे बेटे पर वशीकरण हुआ है। उस काली शक्ति ने तुम्हारे बेटे को अपने वश में कर रखा है। इसलिए जब भी वो काली शक्ति तुम्हारे बेटे को पुकारती है तो तुम्हारा बेटा बिना कुछ सोचे समझे उसी जगह पर चला जाता है और फिर वापस से आकर अपनी जगह पर सो जाता है। पर मेरे बेटे पर उस काली शक्ति का वशीकरण हुआ कैसे बाबा जी? अनुराधा की बात सुनकर ओझा रुद्र के सिर को अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ते हैं और कुछ मंत्रों का जाप कर रुद्र के चेहरे पर फूंक मारते हैं, जिसके बाद रुद्र को उस दिन की हुई सारी घटना याद आ जाती है कि किस तरह से वह गुफा के अंदर गया था और उसने काली परछाई से बात भी करी थी। जिसके बाद रुद्र सभी को उस घटना के बारे में बताता है। तभी वह ओझा बोलते हैं, मैं तुम्हें उस काली परछाई के वशीकरण से मुक्त कर देता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमें उस काली शक्ति को हमेशा के लिए उसे गुफा में भगाना होगा, ताकि फिर कभी वो अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। जब मैं जैसा जैसा करता हूँ आप सभी ठीक वैसा वैसा ही करते जाना। रुद्र पर किए वशीकरण को उतारने के लिए ओझा एक झाड़ फूंक वाला माहौल बनाते हैं और तंत्र मंत्र और अपने मंत्र और विद्या के ज्ञान से रुद्र पर हुआ वशीकरण उतार देते हैं। जिसके बाद सभी लोग मिलकर रहस्य में गुफा में जाते हैं और अंदर दाखिल हो जाते हैं। तभी ओझा अपने हाथों में लिए कमंडल से गंगा जल लेकर कुछ मंत्र का उच्चारण कर गंगा जल छिड़कते हैं और काली परछाई तड़पती हुई सभी के सामने प्रकट हो जाती है। बोल, तू इस बच्चे पर वशीकरण करके इससे अपनी गुफा में खुदाई क्यों करवा रही है? क्यों तू उस खजाने को हासिल करना चाहती है, जबकि वो खजाना तेरे किसी काम का भी नहीं है? फिर क्यों तू ऐसा कर रही है? नहीं बताऊंगी। खजाना, मुझे वो खजाने का बक्सा चाहिए। नहीं बताएगी? रुक जा। इतना कहकर ओझा फिर से अपने हाथों में गंगा जल लेकर मंत्र जाप करते हैं और काली परछाई पर छिड़क देते हैं। काली परछाई बुरे तरीके से जलती हुई तड़प कर बोलती है, वो खजाना नहीं है, बल्कि मेरे अमर होने का राज है, जो मेरे बड़े भाई ने इस गुफा में दफन कर दिया था। मुझे हमेशा से ही काला जादू करने की आदत थी। तंत्र मंत्र की शक्तियों से मैं खुद को अमर बनाना चाहती थी, लेकिन जब मेरे पिताजी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे बेदखल कर दिया। अपनी इस तमन्ना को पूरा करने के लिए मैंने कई इंसानों और जानवरों की बलि दी थी। उस बक्से के अंदर मेरा सारा काला जादू करने का सामान है। जब आसपास वालों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे एक पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। उस बक्से को निकालना ही मेरा मकसद है, ताकि फिर से मैं अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से खुद को अमर बना सकूं। लेकिन उस बक्से को सिर्फ एक भले दिल वाला और हिम्मत वाला इंसान ही खोल सकता था, क्योंकि उस बक्से को अभिमंत्रित धागों से बंद किया हुआ था। इसीलिए मैंने रुद्र को इस काम के लिए चुना। मैं अपनी काली शक्तियों को वापस हासिल करके रहूंगी। तेरी मरने की वजह भी तेरा लालच था और तेरे भड़काने की वजह भी तेरा लालच है, पर आज तुझे तेरी दुनिया में लौटना ही होगा और इस गुफा को हमेशा के लिए छोड़ना ही होगा। तुझ जैसी प्रेत को अमर होने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर ओझा मंत्र उच्चारण फिर से शुरू करते हैं और आखिरकार उस परछाई को उसकी दुनिया में पहुंचा देते हैं। जिसके बाद वह गुफा का शुद्धिकरण करते हैं और बाकी की खुदाई करके उस बक्से को बाहर निकाला जाता है और काले जादू का सारा सामान नष्ट कर दिया जाता है। और इस तरह रहस्य में गुफा का सारा रहस्य सुलझ जाता है और सभी के सामने आ जाता है। आज मैं आप सभी से एक कठिन सवाल पूछने वाला हूँ। जो इसका सही उत्तर देगा उसे मैं अपना आधा राज्य
और अपनी बेटी का हाथ दूंगा, परंतु जो भी उत्तर देने में असफल रहेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो दिन और रात के बीच नहीं है, मगर इसके बिना दिन भी नहीं है और रात भी नहीं? महाराज, ये सवाल बहुत कठिन है, कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पा रहा है। ठीक है, जो भी इस सवाल का उत्तर देने का दावा करेगा उसे कल दरबार में उपस्थित होना होगा। याद रखें, असफल होने पर सजा निश्चित है। महाराज, मेरा उत्तर सूरज। गलत उत्तर। सजा के रूप में तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। पहले दरबारी को कारागार में ले जाया जाता है, दूसरा व्यक्ति आता है और फिर तीसरा व्यक्ति, फिर एक धनी व्यापारी आता है। व्यापारी को भी कारागार में ले जाया जाता है। अब कई लोग धन और सुंदर राजकुमारी से विवाह के लोभ में राजा के पास आते हैं, लेकिन सभी गलत उत्तर देते हैं और उन्हें सजा मिलती है। क्या इस राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस सवाल का सही उत्तर दे सके? मंत्री जी, इस सवाल का उत्तर अभी तक किसी ने नहीं दिया। तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। 3 दिन के भीतर ऐसे युवक को पेश करो जो सही उत्तर दे सके और राजकुमारी के लिए योग्य हो। अगर फिर भी उत्तर नहीं मिला तो तुम्हें सजा मिलेगी। जी महाराज। पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? दरबार में कुछ हुआ क्या? बेटी, राजा ने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसका उत्तर अब तक कोई नहीं दे सका है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सही उत्तर नहीं मिला और बेल आइकन को तो राजा दबाइए। ने हमारी मुझे लेटेस्ट और वीडियो मेरे सबसे परिवार को पहले सजा देने देखने की धमकी दी है। क्या? लेकिन ये तो बहुत गंभीर है। क्या आपने किसी से मदद मांगी? हाँ बेटी, मैंने कई विद्वानों से पूछा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। पिताजी, मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है। राजा विक्रम की घोषणा के बाद राजकुमारी राधा अपने कक्ष में चिंतित बैठी होती है और सोचती हैं, न जाने किससे मेरा विवाह होगा। लीलावती, जाओ और रमा को तुरंत बुला कर लाओ। वो मेरी बचपन की पक्की सखी है, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। लीलावती रमा को बुलाने के लिए निकलती है। थोड़ी देर बाद लीलावती आती है। क्या रमा नहीं है? ठीक है लीलावती, तुम जा सकती हो। रमा तेजी से घोड़े पर सवार होकर जंगलों के रास्ते से गुजरती है। वह अर्जुन के बारे में पूछताछ करती है और आखिरकार एक छोटे से गांव जा पहुंचती है। अंधेरा हो जाता है। रमा एक दिन रुकने का निर्णय लेती है और अगले दिन फिर से अपनी यात्रा आरंभ करती है। सुबह होते ही रमा अपनी बुआ के घर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है। ये अर्जुन है, जो रमा की बुआ का बेटा था। अर्जुन, तुम्हें देखकर खुशी हो रही है। हाँ वाकई, तुम कैसी हो और अचानक यहाँ कैसे आई हो? रमा अंदर जाती है और अर्जुन को पूरी घटना बताती है। अर्जुन ध्यान से सब कुछ सुनता है और फिर सोच में पड़ जाता है। रमा, माँ की हालत ठीक नहीं है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। अर्जुन, मैं हूँ ना उनकी देखभाल के लिए, आप जाइए। ठीक है रमा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। दूसरे राज्य के राजा और उनके मंत्री बैठकर योजना बनाते हैं। हाँ महाराज, हमें उन्हें परास्त करना होगा। हमें इसके लिए एक बड़ी योजना बनानी होगी। हाँ, हमारा बड़ा बेटा राजा विक्रम इस सवाल का उत्तर देगा और उनकी राजकुमारी से विवाह करेगा। इससे हमें उनके राज्य का आधा हिस्सा मिल जाएगा और बाद में पूरा राज्य हासिल कर लेंगे। अर्जुन अपने मामा के घर पहुंचता है। उसे एक आरामदायक कमरा अपने ठिकाने के तौर पर मिलता है। वहां बैठकर वह अगले दिन की तैयारी में लग जाता है। कल का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राज दरबार में प्रदर्शन करना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरे राज्य के राजा और गुप्तचर राजा के पास पहुंचते हैं। महाराज,
मैंने जासूसों के माध्यम से जानकारी हासिल की है कि मंत्री के घर में एक विद्वान युवक आया हुआ है। लगता है कि कल वो राजा विक्रम के समक्ष पेश किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस लड़के को कल दरबार में जाने से रोको। जी महाराज। तो मंत्री जी, क्या आपने इस सवाल का उत्तर देने वाले व्यक्ति को खोज लिया? सभी लोग उत्साहित होकर अर्जुन का इंतजार कर रहे थे। बहुत समय बीतता जा रहा था, लेकिन अर्जुन अभी तक नहीं आया था। अर्जुन कहाँ है? महाराज, अर्जुन बस आता ही होगा। महाराज, कल रात मुझे घर से अगवा कर लिया था। ये लोग पड़ोसी राज्य के सैनिक थे जो उनके राजा की योजना के तहत आए थे। उन्होंने मुझे आपके दरबार में सवाल का उत्तर देने से रोकने की कोशिश की। उनकी योजना थी कि उनके बड़े बेटे को आपकी राजकुमारी राधा से विवाह कराकर हमारे राज्य को हासिल कर ले। मुझे एक मौका मिला और मैं उनसे बचकर यहाँ राज दरबार तक आ गया। महाराज, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन, क्या तुम वाकई मेरे सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हो? अर्जुन, अभी तुम काफी लंबा सफर और विराट परिस्थिति झेल कर आए हो या जख्मी भी हो। तुम राजमहल के अतिथि कक्ष में विश्राम करो। शाम की सभा में सूरज डूबने से पहले तुम्हें उत्तर देना होगा, वरना तुम्हें और मंत्री के परिवार को दंड मिलेगा नियम के अनुसार। अर्जुन, तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। हाँ? राजकुमारी, आप यहाँ? मैं ठीक हूँ। अर्जुन, मैं तुम्हें याद हूँ। बचपन में तुम हमेशा मुझे राधा कहा करते थे और आज तुम मुझे राधा ही कह सकते हो। हाँ राधा, मुझे सब याद है। तुम और तुम्हारी बातें, भला इन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। अर्जुन, मुझे चिंता थी कि मेरा विवाह ना जाने किससे हो जाएगा, पर अब मुझे खुशी है कि तुम ही वह व्यक्ति हो जिसे सवाल का उत्तर देने के लिए चुना गया है। राधा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और महाराज के सवाल का सही उत्तर दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये करोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रमा मेरे घर आई थी। उसने ही मुझे यहाँ भेजा है मामा जी को दंड से बचाने के लिए और हमारे लिए। रमा? हाँ, याद है जब हम बच्चे थे और तुम्हारे पिताजी ने हमें पढ़ने के लिए बुलाया था। हम दोनों एक ही बागीचे में खेलते थे। राधा, मैं सालों से एक बात तुमसे कहना चाहता था पर कभी हिम्मत नहीं कर पाया। राधा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा प्यार, ये सब मेरे दिल में बसा हुआ है। मैं तुमसे बचपन से प्रेम करता हूँ और हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अर्जुन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए है। राधा, अब मैं पूरी कोशिश करूंगा और तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूँ राधा, मैं महाराज के सवाल का सही उत्तर दूंगा। तुम्हारे प्यार और विश्वास ने मुझे और भी मजबूत बना दिया है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अर्जुन। मैं जानती हूँ कि तुम महाराज के सवालों का सही जवाब दोगे और हम एक साथ रहेंगे। महाराज, मैं आपके सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो दिन और रात के बीच नहीं है, मगर इसके बिना दिन भी नहीं है और रात भी नहीं? सवाल सुनकर अर्जुन दुविधा में फंस जाता है। काफी सोचने पर भी उसे कुछ समझ नहीं आता है। सभी की नजरें भरे दरबार में अर्जुन पर थी। सभी बहुत उत्साहित थे कि आखिर अर्जुन जवाब दे पाएगा या फिर नहीं दे पाएगा। बताओ, क्या उत्तर है? समय बीता जा रहा है, सूरज ढलने ही वाला है। जैसे ही वक्त बीतता जा रहा था, अर्जुन और राधा की धड़कनें तेज हो रही थी। तब अर्जुन की नजर ढलते सूरज पर पड़ती है, जो बस ढलने ही वाला था। जहां रोशनी और रात्रि के मिलन से आसमान पर लालिता छाई हुई थी। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोलता है, महाराज, उत्तर है पड़ोसी राज्य के राजा रणजीत के पुत्र राजकुमार सूरज दरबार में प्रवेश चाहते हैं। राजकुमार सूरज?
यहाँ उन्हें अंदर आने दो। महाराज, मुझे आपके सवाल का उत्तर मालूम है और मैं राजकुमारी राधा से विवाह करना चाहता हूँ। सूरज, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये सवाल का उत्तर देने का समय अर्जुन का है। महाराज, मैं चुनौती स्वीकार करने आया हूँ। अगर मैं सही उत्तर दूं तो मुझे राजकुमारी राधा से विवाह करने का अधिकार मिलेगा। ठीक है सूरज, अगर तुम उत्तर दे सकते हो तो तुम्हें मौका मिलेगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल रहे तो सजा निश्चित है। जी महाराज। परंतु सवाल एक है और दावेदार दो। मैं किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहता, चाहे वो अर्जुन हो या सूरज। महाराज, आप दोनों को एक साथ उत्तर देने का अवसर दें, ये सही और न्याय संगत होगा। ठीक है अर्जुन और सूरज, आप दोनों को एक साथ उत्तर देने का अवसर मिलेगा। जो सही उत्तर देगा उसे आधा राज्य मिलेगा और वही व्यक्ति योग्य होगा राजकुमारी राधा के जीवन साथी के रूप में। अगर सूरज पहले सही उत्तर दे देगा तो कहीं मेरा विवाह सूरज से ना हो जाए। मुझे अपने प्रेम पर यकीन है, अर्जुन ही जीतेगा। अर्जुन और सूरज, आप दोनों एक ही समय पर अपने उत्तर दीजिए। सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो दिन और रात के बीच है, मगर इसके बिना दिन भी नहीं है और रात भी नहीं? उत्तर है आकाश। उत्तर है आकाश। आकाश दिन और रात के बीच नहीं होता, मगर इसके बिना दिन भी नहीं है और रात भी नहीं। महाराज, मेरा उत्तर भी यही है। वाकई दोनों का उत्तर सही है। ये सिद्ध करता है कि अर्जुन और सूरज दोनों ही अत्यंत बुद्धिमान है। महाराज, अब क्या निर्णय है? ये क्या हुआ? दोनों ने एक साथ सही उत्तर दिया। क्या अब दोनों का विवाह राजकुमारी से होगा? ये तो बड़ी समस्या हो गई है। अब राजा क्या निर्णय लेंगे? शांत रहिए सब लोग, मैं स्थिति का समाधान निकालूंगा। महाराज, अब जो भी निर्णय लें उसे ध्यानपूर्वक लें ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। क्योंकि अर्जुन और सूरज दोनों का उत्तर सही है, लेकिन केवल एक ही राजकुमारी का हाथ पा सकता है, इसलिए मैं निर्णय करता हूँ कि कल मैं 3 और सवाल पूछूंगा। जो भी उन सवालों का सही उत्तर देगा वही विजेता होगा। अर्जुन और सूरज कल सुबह दरबार में उपस्थित हों। अगले सवालों के उत्तर देने के लिए तैयार रहे। हाँ? कौन है? अर्जुन, मैं राधा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? राधा, इस वक्त तुम यहाँ? आओ आओ, अंदर आओ। अर्जुन, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। अगर सूरज ने सही उत्तर दे दिया तो फिर क्या होगा? राजकुमारी, मुझे अपने ज्ञान और मेहनत पर विश्वास है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल के सभी सवालों का सही उत्तर दूं। अर्जुन, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि सूरज तुम्हें पराजित न कर दे। राधा, तुम्हारा विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैं कल के सवालों का उत्तर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है अर्जुन। तुम्हारे विश्वास और प्रेम ने मुझे और भी मजबूत बना दिया है राधा। अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा दिल तुम्हारे साथ ही रहेगा। हमारे पास एक ही तरीका है इस मुकाबले को जीतने का। अर्जुन को दरबार में उपस्थित होने से रोकना होगा। अगर अर्जुन दरबार में होगा ही नहीं तो मैं ही विजेता बनूंगा, और मैं विजेता बनूंगा तो ये पूरा साम्राज्य मेरा होगा। राजकुमार, जरा धीरे बोलिए। अगर किसी ने सुन लिया तो हमारी योजना विफल हो जाएगी। चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस हमें अर्जुन के भोजन में ये बेहोशी की दवा मिलानी होगी। राजकुमार, ये बहुत ही जोखिम भरा काम है। अगर किसी ने हमें पकड़ लिया तो राजा रणजीत भी आपको बचा नहीं पाएंगे। कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। हमें ये काम बहुत सावधानी पूर्वक करना होगा। आज रात ही हमें ये योजना पूरी करनी होगी। ठीक है राजकुमार, मैं आपकी योजना के अनुसार कार्य करूंगा, परंतु हमें बहुत सावधान रहना होगा। अरे सेवक, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अर्जुन जी के लिए खाना लेकर जा रहा हूँ।
अच्छा, ये तो अच्छा है। क्या तुमने सुना कि आज दरबार में क्या हुआ? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। क्या हुआ? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, अब मुझे अर्जुन जी के पास जाना चाहिए। अर्जुन जी, ये आपका भोजन है। अर्जुन जी, ये आपका भोजन है, कृपया इसे ग्रहण करें। धन्यवाद। आज मेरी जीत पक्की है। अर्जुन अब आएगा नहीं और मैं ही विजेता बनूंगा। हाँ? ये कैसे संभव है? मैंने खुद बेहोशी की दवा डाली थी और खाना कमरे में भी गया था, फिर ये यहाँ कैसे आया? अर्जुन, मुझे खुशी है कि तुम समय पर आ गए हो। अब हम अगले प्रश्नों की ओर बढ़ सकते हैं। ये कैसे संभव है? मेरी योजना विफल कैसे हो गई? अब मुझे और भी सतर्क रहना होगा। अच्छा, अब मैं आप दोनों से 3 और सवाल पूछूंगा। जो भी इनका सबसे पहले सही उत्तर देगा वही विजेता होगा। पहला सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो हर रोज बढ़ती है लेकिन कभी कम नहीं होती? महाराज, उसका उत्तर है उम्र। ये हर रोज बढ़ती है लेकिन कभी कम नहीं होती। हाँ, महाराज, मेरा उत्तर भी यही है, उम्र। सही उत्तर है। दूसरा सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा ली जाती है उतनी ही बढ़ती है? महाराज, उसका उत्तर है ज्ञान। जितना ज्यादा ज्ञान लिया जाता है उतना ही बढ़ता है। हाँ, महाराज, मेरा उत्तर भी यही है, ज्ञान। सही उत्तर है। तीसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसका रूप बदलता रहता है लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदलता? महाराज, उत्तर है पानी। ये विभिन्न रूपों में बदलता है, बर्फ, भाप, तरल, लेकिन इसका स्वभाव नहीं बदलता। हाँ महाराज, मेरा उत्तर भी पानी है। सही उत्तर है। अब चूंकि दोनों ने सही उत्तर दिया है लेकिन अर्जुन ने पहले उत्तर दिए थे, इसलिए वो विजेता घोषित किए जाते हैं। जिसने भी अर्जुन के भोजन में कल रात्रि बेहोशी की दवा मिलाया है वो खुद सामने आ जाए। अगर नहीं आया तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। अगर ये सब पता चल गया कि ये सब मैंने किया था तो मेरा अंत निश्चित है। महाराज, ये सब सूरज की योजना थी। उसने और मैंने मिलकर अर्जुन को बेहोशी की दवा देने की योजना बनाई थी, लेकिन गलती से वो दवा राजकुमारी राधा को खिला दी। सूरज, यह सत्य है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। ये सच है, ये सब मैंने ही किया था अपने स्वार्थ के लिए। मेरे पिता ने मुझे आपका राज्य हड़पने के लिए भेजा था। ये विश्वासघात है सूरज। तुमने न केवल मेरे विश्वास को तोड़ा है बल्कि मेरे बेटी के जीवन को भी खतरे में डाला है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती मानता हूँ और इसके लिए पछताता भी हूँ। सूरज को गिरफ्तार करो और उसे तत्काल कारागार में बंद कर दो। और तुम, जिसने उसके साथ मिलकर ये साजिश रची, तुम्हें भी सजा मिलेगी। तुम भी सूरज के साथ कारागार में जाओगे। बेटी, क्या तुम्हें अर्जुन स्वीकार है? अर्जुन मुझे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार है पिताजी। मैं अर्जुन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आज से को अर्जुन हमारा और दामाद बेल है। आइकन को दबाइए इस हमारी विजय लेटेस्ट के लिए वीडियो सभी का सबसे धन्यवाद। पहले देखने के लिए। महाराज, ये सब आपके आशीर्वाद और मेरी माँ की शिक्षा का परिणाम है। मैं आपको वचन देता हूँ, राजकुमारी जी को हमेशा खुश रखूंगा।